हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक, जो कि होगा भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इससे पहले हमने सिंध पर अरबों का आक्रमण पढ़ा था और इस्लाम धर्म का कैसे उदय होता है ये पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इससे पहले की वीडियो जो है, अगर आपने अभी नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए। इससे ऐसा होता है कि आपको जो है हिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है, अगर आप हिस्ट्री को, इतिहास को कर्म से पढ़ें। चलिए, आज का जो टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण, उसको शुरू करते हैं। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। तो देखिए, स्थापना जो है मुस्लिम शासन की, उसका श्रेय तुर्कों को क्यों जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये है, अरबों को क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो अरबों का जो आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, और उसके बाद ऐसा कोई शासक नहीं बना कि जो जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। छोटे छोटे शासक हुए, पर छोटे छोटे समय के लिए बने, पर अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित नहीं कर पाए अच्छे से भारत में। तो इसलिए ही जो है मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। अब इसमें जो मुख्य तौर से जो आज का टॉपिक है वो महमूद गजनवी है। तो जो महमूद गजनवी होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो भी साम्राज्य विस्तार नहीं होता, धन को लूटना होता है। तो इसके जो महमूद गजनवी है, तो इसको भी श्रेय नहीं जाता। एक्चुअल में जो अगला टॉपिक होगा मोहम्मद गौरी, वहाँ से स्थापना होती है मुस्लिम शासन की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो संस्थापक है गजनी साम्राज्य का या यामनी वंश का, वो अलब्दगीन है। इसकी राजधानी गजनी, तो उस समय जो गजनी का शासक था वो अलब्दगीन था। और अलब्दीन के बहुत से पुत्र होते हैं, पर जो सुबुतकीन होता है वो उसका दास भी होता है और दामाद भी होता है। तो ये उसके और पुत्रों को गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठकर शासक बन जाता है गजनी का। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुतकीन ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहां का शासक जयपाल था। तो देखिए, शासक का नाम याद रखना भी जरूरी है। जहां पर शासक आक्रमण किया जाता है, तो पंजाब में जब आक्रमण किया गया सबसे पहला तुर्क आक्रमण, तो वहां जब आक्रमण किया गया तो उस समय पंजाब का शासक जयपाल था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर क्वेश्चन आए कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सुबुतकीन। और अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो अरबों के नेतृत्व में हुआ। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया, अगर व्यक्ति के संबंध में पूछा जाए तो उबैदुल्ला, 711 ईस्वी। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया, तो वो होगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि किया गया 712 ईस्वी। सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पहले तो सबसे अच्छे से पढ़ना होता है, फिर जाकर ही आपको टिक करना होता है। क्योंकि देखिए, जितने भी नाम मैंने बोले वो सारे ऑप्शन में आने वाले हैं, और ऑप्शन में आएंगे तो आपको डाउट क्रिएट होगा। तो डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। नहीं तो अगर आपने गलत टिक कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी शासक बनता है 998 ईस्वी में, और इसका शासन काल रहता है 1030 ईस्वी में। अब ये कौन होता है? सुबुतकीन का ही पुत्र होता है। तो सुबुतकीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। और कितनी वर्ष की आयु में बनता है? तो 27 वर्ष की आयु में। अब देखिए, अब जब कोई भी शासक बनता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खलीफा कौन थे। तो खलीफा जो थे हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो अब जो भी शासक बनते थे तो उनको खलीफा से अनुमति लेनी होती थी। तो इसके चलते ही जब महमूद गजनवी शासक बनता है गजनी का, तो वो जाता है खलीफा के पास। तो बगदाद का खलीफा उस समय कौन था?
अल कादिर विल्ला। तो अल कादिर विल्ला ने इसको 2 उपाधि दी, यामिन उद दौला और आमीन उल मिल्ला। तो देखिए यामिन उद दौला का मतलब क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ, और आमीन उल मिल्ला का मतलब मुस्लिमों का संरक्षक। तो यामिन क्यों लिखा दिख गया, तो अब देखिए यामिन वंश से, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। और आमीन उल मिल्ला, कहीं कहीं पर यामिन उल मिल्ला भी लिखा हुआ है, तो मुस्लिमों का संरक्षण इसका अर्थ है। अब एक और चीज कि गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है, सबसे पहला तो वो महमूद गजनवी ही है। अब आगे चलकर सल्तनत काल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अधिकांश शासक जो होते हैं वो सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। तो ये यहीं से ही परंपरा शुरू हो जाती है सुल्तान की उपाधि धारण करने की। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वो है गजनवी। ठीक है। अब सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब देखिए जैसा कि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि जो गजनवी था उसने भारत पर कितने आक्रमण किए। अब ये सबको पता है 17 बार आक्रमण किए। अब ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा चुका है कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, इसका जो इसको प्रूफ किया, जो वो किस इतिहासकार ने किया है, इसके संबंध में किस इतिहासकार ने लिखा है। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, सर हेनरी इलियट। तो सर हेनरी इलियट ने ही ये बताया कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का। अब आक्रमण जो भी करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होता है, बिन उद्देश्य का कोई आक्रमण करता ही नहीं है। तो जो इसका उद्देश्य था वो धन को लूटना था। इसका बिल्कुल भी उद्देश्य ये नहीं था कि वो अपना साम्राज्य का विस्तार करे। तो देखिए यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन बन चुका है स्टेटमेंट में कि गजनवी का जो उद्देश्य था वो साम्राज्य विस्तार था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये असत्य है। तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है, डाउट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो जो गजनवी का उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ धन को लूटना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रमुख आक्रमण के बारे में बात करेंगे। पूरे 17 के 17 आक्रमण नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रमुख जो कि जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वही आक्रमण पढ़ने हैं। और जो ये आक्रमण हुए, 17 आक्रमण हुए, वो 1000 ईस्वी से शुरू हो जाते हैं और 1027 ईस्वी तक जो है गजनवी आक्रमण करता है। तो सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ, जो कि उसने किसके विरुद्ध किया, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश के विरुद्ध। और दोबारा से वो आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में, जो कि उसका दूसरा आक्रमण होता है। तो वो भी किसके विरुद्ध में करता है, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश के ही, जो कि सेम वंश था उस समय, और वहाँ का शासक कौन था, जयपाल। अब देखिए 2 बार जब ये हार जाता है गजनवी से, तो उसको बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है और वो उनसे लड़ने के बजाय आत्महत्या करना ज़्यादा बेहतर समझता है और आत्महत्या कर लेता है। अब इसका जो छठवां आक्रमण हुआ वो हुआ 1008 ईस्वी में और 9 ईस्वी में। अब देखिए ये मत समझना कि मैंने ये 1-2 के बाद 6 लिख दिया, तो 1-2 के बाद तो आप कहेंगे 3 आता है। नहीं, ये मैंने आक्रमणों के नंबर लिखे हैं। तो जो छठवां है वो 1008 और 9 ईस्वी में हुआ, वो हुआ हिंदूशाही राजा आनंदपाल। अब ये आनंदपाल कौन था, ये जयपाल का ही पुत्र था। तो उस समय 1001 के बाद 8 और 9 का जब समय आता है, 1008 और 9 ईस्वी का समय आता है, तो उस समय वहाँ का शासक उस जयपाल का पुत्र आनंदपाल बन चुका होता है। अब यहाँ पर इसको जो गजनवी था, अब इसको मूर्ति तोड़ने में भी मज़ा आने लगा, तो ये इनसे ये मूर्ति भंजक कहलाया गया। तो इसने यहाँ से मूर्ति तोड़ना शुरू कर दिया। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि किस आक्रमण के दौरान जो है गजनवी ने मूर्ति तोड़ना शुरू करा। तो वो है 1008 और 9 का आक्रमण। अब जो उसका 12वां आक्रमण हुआ वो हुआ 1018 और 19 ईस्वी में, जो कि अब उसको देखिए मूर्ति मंदिरों को नष्ट ये सब करना
बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि उसको कहीं से सूचना मिली थी कि भारत के जो मंदिर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, सोना चांदी बहुत ज़्यादा है। तो वो मंदिरों की ही नगरी में जाता था। तो जो मथुरा थी वो भी मंदिरों की नगरी थी, कन्नौज में भी बहुत मंदिर थे। तो देखिए कन्नौज मैंने एक बार आपको पढ़ाया भी कि लास्ट में जो है कन्नौज में किसका साम्राज्य हो जाता है, प्रतिहार का। जब त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उस समय बताया था मैंने आपको। तो उस समय यहाँ पर राजा थे प्रतिहार राजा। तो यहाँ पर भी आक्रमण हुआ मथुरा और कन्नौज में 1018 और 19 में। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट आक्रमण है कब का, 1019 और 20 का, क्योंकि पहला आक्रमण ये था जब गजनवी असफल होता है। अभी तक जितने भी आक्रमण हुए 12 आक्रमण, उन सब में गजनवी जो था सफल हुआ। ये पहला आक्रमण था, कौन सा, 13वां आक्रमण, जिसमें चंदेल राजा ने सफलतापूर्वक गजनवी का विरोध किया और गजनवी इसमें असफल हुआ। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको पता भी होगा, 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण होता है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण होता है जो कि गुजरात में है। और कहीं बुक्स में मैं ये बता दूं कि कहीं बुक्स में इसको 17वां आक्रमण लिखा है, तो ये 17वां आक्रमण नहीं था गजनवी का, ये 16वां आक्रमण था। इसके बाद जब कहते हैं कि जितने भी इससे पहले 15 आक्रमण हुए उसमें गजनवी को इतनी धन दौलत प्राप्त नहीं हुई जितनी उसके 16वें आक्रमण सोमनाथ के मंदिर से हो गई थी। उसको इतना सोना मिला, इतना चांदी मिला, कहते हैं कि उसने घोड़े पे घोड़े लाते सोना चांदी पे, और तुरंत ही गजनी वो लौटना चाहता था। तो अब देखिए एक बात और, जब भी गजनवी आक्रमण करता था तो वो आक्रमण जब आता था भारत में तो उस समय तो वो बहुत लड़ाई करता था, पर जाते समय वो बहुत जल्दी से गजनी पहुंचना चाहता था ताकि अपने धन को वहां पर सुरक्षित कर पाए। पर होता ये है कि जब सोमनाथ से वो वापस जा रहे होते हैं गजनी, तो वहाँ पर उनसे जो मुकाबला हो जाता है वो जाट शासकों से हो जाता है। जाट शासक जो है थोड़ा सा उनका जो है थोड़ा बहुत सोना चांदी ये सब लूट लेते हैं, पर फिर भी लूटपाट के बाद भी जो गजनवी है वो बहुत ज़्यादा सोना चांदी लेकर के गजनी पहुँच जाता है। उसके बाद अब जो है मोहम्मद गजनवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो लास्ट जो अंतिम आक्रमण करता है वो जाट शासकों के विरुद्ध करता है। तो 1027 का आक्रमण ही जो है महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है, और किसके विरुद्ध होता है, जाट शासकों के विरुद्ध। और महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो जाती है, 1030 ईस्वी में। देखिए 1027 ईस्वी तक तो वो आक्रमण करता है, और सिर्फ 3 साल बाद ही वो है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाता है। जितनी मतलब उसने पूरी जिंदगी जब जो है धन सोना चांदी लूटने में लगा दी, पर वो 3 साल के अंदर ही मर जाता है। कहते हैं, कहीं इतिहासकारों ने कहा है कि जब वो इतना धन सोना चांदी लूट करके गजनी ले जाता है, तो वो जिस कमरे में उसको समेटे रखता है वो उस कमरे में सोने लग जाता है। तो इस तरीके से वो पागल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, और ऐसे पागल होते होते वो एक टाइम बाद 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये तो पढ़ लिया हमने महमूद गजनवी के जो प्रमुख आक्रमण थे उनके बारे में। अब कुछ और अन्य फैक्ट्स हैं, कुछ और अन्य बिंदु हैं जिनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि उसके दरबारी इतिहासकार के और उनकी रचनाओं से संबंधित हैं। तो इसको भी अच्छे से समझना, क्योंकि इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार जो थे वो कौन थे, तो दरबारी इतिहासकार थे उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी और फर्रुखी। तो देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें जो इतिहासकार रहते थे या कवि रहते थे वो 1 या 2 रहते थे, पर महमूद गजनवी के दरबार में 3-4 जो थे वो इतिहासकार रहते थे। एक बेहाकी भी था, वो भी रहता था। तो उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी और फर्रुखी। तो सबसे पहले जो है गजनवी के साथ उतबी ही भारत आता है, फिर फिरदौसी आता है, फिर अलबरूनी आता है। तो इस तरह से ये सब भी गजनवी के साथ भारत आते हैं।
अब पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो उत्पी की जो रचना है वो है किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी। अब देखिए यामिनी वंश से तो आपको याद हो जाएगा उत्पी की जो रचना है वो कौन कौन सी है, किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी। अल बुरूनी की रचना है किताब उल हिंद, और इसको क्या कहते हैं, एक तहकीक ए हिंद। ठीक है, और ये जो भारत आता है गजनवी के साथ, वो 11वीं शताब्दी में भारत आता है। और अल बुरूनी को यहाँ जो मतलब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो अल बुरूनी की किताबुल हिंद है उसमें भारत के किस दशा में उसने लिखा है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति। तो उसने सबसे ज़्यादा इसमें वर्णन जो किया है वो सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का ही वर्णन इस अपनी पुस्तक में किया है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद जो अल बुरूनी होता है वो यहाँ से जो भारत का ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, इन सब का भी अध्ययन करता है, संस्कृत भाषा का भी अध्ययन करता है। तो अल बुरूनी ही एक पहला मुसलमान था जो पुराणों का अध्ययन करने वाला था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि अल बुरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया और ये पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। अब जो एक और चीज़ बता दूं, किताबुल हिंद थी, इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है वो सचाओ ने किया है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो इसका हिंदी में अनुवाद किया है वो रजनीकांत शर्मा ने किया है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब एक और इतिहासकार थे फिरदौसी ने किसकी रचना की, शाहनामा की, और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। और फिरदौसी एक इतिहासकार हैं, इन्हें पूर्व का हुमर नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फिरदौसी की रचना कौन सी है, तो शाहनामा। एक बेहाकी इतिहासकार थे जिन्होंने किसके बारे में लिखा है, सुबुतकीन के बारे में। तो उनकी रचना का नाम क्या है, तारीख सुबुतकीन। और सुबुतकीन कौन थे, महमूद गजनवी के पिता थे। तो ठीक है, आपको उम्मीद करती हूँ कि ये याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हुआ तो दोबारा से इसको अच्छे से रिवाइज करिए। और एक लास्ट पॉइंट और मैं बता दूँ कि महमूद गजनवी ने संस्कृत उल्लेख के साथ अरबी में भी जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो एक तरफ अरबी में लिखा होता था और एक तरफ उसके सिक्कों में संस्कृत उल्लेख था, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो महमूद गजनवी और तुर्कों के आक्रमण से संबंधित पहली वीडियो जो है ख़त्म होता है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड होगा। तो रेगुलर वीडियोस के लिए आप बेल प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि मोहम्मद गौरी की होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।